हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए सीक्वेंस ऑन रियल नंबर के टॉपिक में कन्वर्जेंस सीक्वेंस से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग करेंगे जो एज अ रिजल्ट डायरेक्ट आपको टिक करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कन्वर्जेंस सीक्वेंस से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सीक्वेंस या फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर आपको दे दी जाती है। ऑप्शन में बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कन्वर्जेंट। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए एंड देन उससे और उसके जो रिजल्ट्स है वो भी आपको याद होने चाहिए, ताकि आप बिना मतलब ऑथेंटिक डेफिनेशन का यूज़ किए रिजल्ट के बेसिस पे भी आंसर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस या कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, तो अ सीक्वेंस कोई भी एक सीक्वेंस है हमारी, ले लेते हैं ए एन, सेट टू बी कन्वर्जेंट, सेट टू बी कन्वर्जेंट। आप इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे कब बोलेंगे? इफ इट हैज़ अ लिमिट। ठीक है ना। मैंने आपको ही पहले ही लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस बता दिया है। अगर मोर देन वन लिमिट मिलती है तो हम उसको लिमिट नहीं बोलते, हम उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। और अगर एक ही लिमिट मिलती है, एक और एक ही लिमिट पॉइंट मिलता है, तो हम उसको लिमिट नाम देते हैं। तो यूनिकनेस ऑफ द लिमिट पॉइंट इज लिमिट, और अगर मोर देन वन लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट रहेगा, वो लिमिट नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है कि सीक्वेंस के पास अगर सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट होगी, जैसे लिमिट वर्ड यूज किया तो इसका मतलब है ओनली वन लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट वर्ड का यूज़ किया, इसका मतलब है ओनली वन लिमिट पॉइंट अगर सीक्वेंस के पास होता है तो सीक्वेंस क्या हो जाती है? कन्वर्जेंट हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि 1/n की सीक्वेंस हमने देखी थी, तो इस पे हमने क्या बोला था कि अगर an की लिमिट आती है तो वही सीक्वेंस की लिमिट भी बन जाती है। अगर आप an की लिमिट निकाल पाते हैं, दैट इज an क्या है यहाँ पे? 1/n। तो अगर आप इसकी लिमिट निकाल पा रहे हैं, दैट इज 0, तो ये ही क्या बन जाएगा? आपका लिमिट पॉइंट या लिमिट बन जाएगा, क्योंकि यूनिक आ रही है तो आप इसको यहाँ पे लिमिट बोल सकते हैं। ये लिमिट बन जाएगा ऑफ द सीक्वेंस 1/n। अब हमने देखा यहाँ यूनिक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, मतलब एक ही लिमिट मिल रही है हमको यहाँ पे। इसका मतलब है जो सीक्वेंस है 1/n की, वो कैसी है? इज कन्वर्जेंट। तो ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज। तो हमने लिमिट निकालने के अलग अलग टेक्निक्स देखी थी। कोई अगर नंबर इन्फिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है सीक्वेंस के अंदर तो लिमिट बन जाता है, लिमिट पॉइंट बन जाता है। अगर आप an की लिमिट, जैसे अभी हमने निकाली, an क्या था यहाँ पे? 1/n, इसकी लिमिट निकाली और जो आ रही है, अगर आप निकाल पा रहे हैं और वो आ रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? सीक्वेंस की लिमिट बोल देंगे। एंड हमने एक और चीज़ देखी थी, अगर किसी पॉइंट के नेबरहुड में इन्फिनाइट नंबर कंटेन हो रहे हैं पूरी सीक्वेंस के, तो वो भी लिमिट बन जाता है। मतलब जिस भी पॉइंट के नेबरहुड में आ रहे हैं तो वो भी लिमिट बन जाता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग मेथड देखे थे, तो उस मेथड से आप यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। अगर लिमिट यूनिक आती है तो आप कन्वर्जेंट बोलेंगे सीक्वेंस को। अगर यूनिक लिमिट नहीं आती है तो आप सीक्वेंस को कन्वर्ज नहीं बोल पाते। अब पेपर में क्या होता है कि हम हर क्वेश्चन, मतलब हर सीक्वेंस की लिमिट नहीं निकाल पाते ऑथेंटिक लिमिट की डेफिनेशन से, या फिर हम ऑथेंटिक कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से। तो हम यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट यूज़ करते हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी लिमिट की डेफिनेशन और दूसरी तरीके से भी जाती है, जैसे कि आपकी an सीक्वेंस थी, an सीक्वेंस है, एंड आप l को क्या कहना चाह रहे हैं? लिमिट कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा? दिस एम्प्लाइज, अगर इसके पास लिमिट है तो जो an की जो सीक्वेंस है वो कैसी हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये चेक करना है कि ये जो l है ये लिमिट है या नहीं है। तो an माइनस l का जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m, वेयर जो m है वो क्या है? आपका नेचुरल नंबर है या सेट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर में से आ रहा है। ठीक है, एंड
और जो आपका एप्सिलॉन है वो फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो ये एप्सिलॉन आपको यहाँ पे गिवन है। अगर ऐसा होता है कि ए एन माइनस एल करने पे लेस देन एप्सिलॉन आता है, जब भी एम से बड़ा एन लेते हैं आप, एम भी क्या है नेचुरल नंबर, तो ये एप्सिलॉन, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये सीक्वेंस 1/n की ले लीजिए, इसको हमने पहले भी ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है, तो उसी तरीके से हम आज भी ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। 1 पे वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, 2 पे वैल्यू क्या देगा, 1/2 देगा, 3 पे क्या वैल्यू देगा, 1/3 देगा, एंड इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, डिक्रीज होती जा रही है। जहाँ हमने डिक्रीजिंग पढ़ा था वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी। अब ये बिल्कुल 0 के पास पहुँच रही है बट नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके की ये सीक्वेंस है और इसका ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना होता है, ये ए एन तो है, ये लिखा हुआ A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये एंड सो ऑन, हम सारे नहीं बना सकते यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गए हमारे। अब क्या बोल रहे हैं हम, L लिमिट है, तो L यहाँ पे हमने अभी देखा, जो L लिमिट जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, 0। तो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे 0 लिमिट है, तो 1/n माइनस में 0 मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n greater than equal to में m, where m belongs to the set of a natural number and for an epsilon greater than 0 given। तो हमको यहाँ पे एक m ढूंढना होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट m है ना, तो हमको यहाँ एक m ढूंढना होगा जिससे बड़े n पे, मतलब m से बड़ा m+1, m+2, m+3, उसके बाद जितने भी आप नंबर लेंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन होल्ड होते हुए दिखेगी। मतलब जो L है, लिमिट पॉइंट है, 0 का डिस्टेंस an से कैसा होगा, बहुत छोटा माइन्यूट एप्सिलॉन से बराबर होगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं 0, तो ये वाला पॉइंट है 0, ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस, तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस देखें A1 से 0 का डिस्टेंस तो काफ़ी बड़ा आ रहा है। फिर ऐसे ही देखिए A2 से 0 का डिस्टेंस उससे थोड़ा छोटा हुआ है, A3 से 0 का डिस्टेंस और छोटा हुआ है, A4 से उसका डिस्टेंस और छोटा हुआ है। तो एक पॉइंट यहाँ पे कुछ m टाइप का मिलेगा, मे बी वो 100 हो सकता है, मे बी वो 1000 हो सकता है, मे बी वो 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे n इज इक्वल टू में 1 था, यहाँ n इज इक्वल टू में 2 था, यहाँ n इज इक्वल टू में 3 था, यहाँ n इज इक्वल टू में 4 था, फिर हमने डॉट ले लिया, फिर यहाँ n इज इक्वल टू में m आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ देखिए, अब ये जो लाइन है, इस लाइन से ये यहाँ पे लाइन में क्या है, am, तो यहाँ पे इससे जब आप डिस्टेंस देख रहे हैं इस 0 का, तो बहुत माइन्यूट दिख रहा है, हम कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है। फिर जैसे ही आप m+1 पे पहुँचे, जब भी आपका n इक्वल टू में क्या होगा, m+1 होगा, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट मिलने वाला है am+1, इसका डिस्टेंस भी सिमिलरली एप्सिलॉन से कम है। अब इसके आगे जितना भी आप बढ़ेंगे तो इसका डिस्टेंस हमेशा और डिक्रीज होता जाएगा, सिंस ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, कभी भी रुकेगी नहीं, हमेशा ये डिक्रीज होती जाएगी एक पैटर्न के साथ। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आप इस m के बाद m+1, m+2, m+3 का लेंगे, am+1, am+2 के साथ 0 का, तो वो हमेशा आपको कैसा मिलेगा, एक छोटा से छोटे वैल्यू से डिस्टेंस से कम। दैट मीन्स हम उस डिस्टेंस को क्या नेम कर रहे हैं, एप्सिलॉन। तो इसका मतलब आपने एक यहाँ पे m इस ग्राफ में देख खोज के बताया, ढूंढ के बताया, जो कि नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा था, और वो इस टाइप का है m कि उससे बड़ा जब भी आप n ले रहे हैं, दैट इज m+1, m+2, m+3 एंड सो ऑन, तो जब आप उसका जो am+1, am+2, am+3 का जो डिस्टेंस है 0 के साथ, वो लेस देन एप्सिलॉन आपको मिल रहा है। इसका मतलब है जो सीक्वेंस है आपकी वो कन्वर्जेंट हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए जिसके बाद आपकी सीक्वेंस का जो डिस्टेंस है आपके लिमिट पॉइंट के साथ लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो ये पूरी फील है इस पूरी डेफिनेशन की। तो ये देखिए डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। अब हमने पढ़ा था कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड होती है तो उसके पास लिमिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब यूनिक लिमिट पॉइंट होता है या नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास सीक्वेंस इज बाउंडेड, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो may have unique limit point or may have more than one limit point।
ये हमने पढ़ा था लिमिट पॉइंट की कंडीशन पे कि अगर सीक्वेंस है, अगर कोई भी सीक्वेंस है और वो बाउंडेड है, तो या तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा या फिर उसके पास लिमिट पॉइंट होगा बट मोर देन वन लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, तो मतलब लिमिट पॉइंट होना श्योरिटी है। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो लिमिट पॉइंट का तो होना कंपलसरी है। बस कंडीशन ये है कि वो कैसा हो सकता है, यूनिक लिमिट पॉइंट हो सकता है या फिर वो मोर देन वन लिमिट पॉइंट हो सकता है। अगर यूनिक लिमिट पॉइंट आ जाता है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहला जाएगी, कन्वर्जेंट कहला जाएगी। और अगर मोर देन वन लिमिट पॉइंट आता है तो वो सीक्वेंस क्या कहला जाएगी, ऑक्सीलेटरी कहला जाएगी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे कन्वर्जेंट हो गई और यहाँ पे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो गई। ठीक है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये ऑक्सीलेटरी होगी और हम इसको मोर स्पेसिफिकली फाइनाइट ऑक्सीलेटरी बोलेंगे। तो हम इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1/n की अगेन सीक्वेंस। हमको सेट ऑफ जो एग्जांपल है बहुत लार्ज नहीं लेना है, तो मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे पास चुनिंदा कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए, बट उन चुनिंदा एग्जाम्पल्स में जितनी भी डेफिनेशन, जितना भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी थ्योरम हमने पढ़ी है वो सब अप्लाई करके हम देख लेंगे कि वो उसमें होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर बहुत बड़ा आपने सेट बना लिया एग्जाम्पल का और बहुत सारे एग्जाम्पल डिफिकल्ट ले लिए तो एग्जाम में आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेना है, बट आप उन एग्जाम्पल्स का कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए टॉपिक के, हर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1/n में n सीक्वेंस ले लेते हैं। अब ये 1/n में जो सीक्वेंस n है ये हमने देखी हुई थी, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। बाउंडेड कब होती है सीक्वेंस, फॉर एवरी n के लिए आपको एक कैपिटल M मिल जाए और एक स्मॉल m मिल जाए, जिससे पूरा n क्या हो उनके बीच में आए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए। तो 1/n किसके बराबर और छोटी है, 1 के बराबर या 1 से छोटे वैल्यूज देंगे और स्ट्रिक्टली 0 से बड़े वैल्यू देंगे फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए। दिस इम्प्लाइज जो सीक्वेंस आपकी 1/n की थी वो बाउंडेड है, ये हम पहले भी कर चुके हैं जहां हमने बाउंडेड को समझा था। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसके पास दो चॉइसेस है, इसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो सकता है या मोर देन वन लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है इसका हम an लिख पा रहे हैं, दैट इज 1/n। तो अभी जस्ट हमने करा कि अगर an आप किसी सीक्वेंस का लिख पा रहे हैं, nth टर्म आप फाइंड कर पा रहे हैं, तो उसकी लिमिट निकाल लीजिए। अगर उसकी लिमिट आ जाती है और यूनिक आ जाती है, फाइनाइट आ जाती है, दैट मीन्स कि वो कैसा हो जाएगा, सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट आई। यहाँ पे आपको देखने को मिला सीक्वेंस है उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट आया, इसका मतलब है जो ये सीक्वेंस है ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। तो इस डायरेक्शन से भी आप मूव कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है ये याद होना चाहिए कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो वो 100% ना तो कन्वर्जेंट है और 100% ना तो वो ऑक्सीलेटरी। डिपेंडिंग ऑन द लिमिट पॉइंट की कंडीशन वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और वो ऑक्सीलेटरी भी हो सकती है। तो इस तरीके से वहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाता है। इस तरीके से आपको कुछ भी एक सेट दे देंगे, आप खुश हो जाएंगे देख के, आप लगा देंगे। तो आपको एक टॉपिक का पूरा एनालिसिस होना चाहिए, जैसे इसमें 2 केस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको दोनों केस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब दूसरी सीक्वेंस ले लीजिए -1 to the power n। तो आप इस सीक्वेंस को अगर ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। आपने देखा यहाँ जो -1 है वो कब कब रिपीट हो रहा है, जब भी आपका n कैसा है, ऑड है, तब आपका -1 आंसर आएगा, और जब जब आपका n इवन है तब प्लस आंसर आएगा। तो ये दोनों ही कैसे हैं, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे भी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ये इस तरीके से एनालाइज हो रहा है। दो यहाँ पे आपको पार्ट मिल रहे हैं इसमें। अब देखिए 2 पार्ट में एनालाइज कीजिए कि ये इन्फिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है क्योंकि ऑड नंबर इन्फिनाइट होते हैं, और ये भी इन्फिनाइट टाइम रिपीट हो रहा है क्योंकि इवन नंबर भी इन्फिनाइट होते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ पे लिमिट पॉइंट का सेट बनाएंगे तो आपको मिलेगा -1 एंड 1। तो यहाँ पे आपको यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं मिली, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, अब मोर देन 1 लिमिट पॉइंट देखने को मिला। तो ये जो सीक्वेंस है ये कैसी है, आपकी बाउंडेड भी है, क्योंकि -1 to the power n या तो 1
के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा, या तो ये -1 के बराबर या -1 से बड़ा होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर के लिए। दिस एम्प्लाइज -1 टू द पावर n आपकी कैसी है, बाउंडेड है। तो अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिला सीक्वेंस बाउंडेड थी और उसके पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट आया। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस है वो कैसी है, सीक्वेंस इज ऑक्सीलेटरी। अब ऑक्सीलेटरी क्या होता है अभी तक अपन ने डिफाइन नहीं किया है, तो सीक्वेंस इज ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस, है ना। एम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं है। अब ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, आप इसको अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, 1 पे ये क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दे रहा है, 2 पे क्या देगा, 1 दे देगा। फिर यहाँ पे 3 पे -1 देगा। फिर 4 पे क्या देगा, 1 देगा। तो अगर किसी का ग्राफ कैसा बन रहा है आपका, कुछ इस तरीके से जिगजैग पैटर्न आपने देखा होगा ऑक्सीलेटरी पेंडुलम, मतलब पहले जिस पोजीशन पे, फिर वहाँ से ऊपर गया, 1 पे आया, 1 से फिर -1, फिर 1, फिर 1, -1, मतलब एक ही पॉइंट पे अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी पे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इस टाइप की सीक्वेंस को हम ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है उसका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो नाइदर कन्वर्ज नॉट डाइवर्जेंट, है ना। तो ना ही अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और ना ही वो डाइवर्जेंट है, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहला जाती है। तो ये इस तरीके से आपने विद एग्जांपल इस पूरी प्रॉपर्टी को समझा कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं। यूनिक लिमिट पॉइंट के केस में वो कन्वर्जेंट बनेगी, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट के केस में वो ऑक्सीलेटरी बनेगी। तो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस भी जरूरी नहीं है कि हमेशा बाउंडेड हो, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कंपल्सेशन है कि वो हमेशा बाउंडेड होती है। तो इस वाले केस में आप इफ एंड ओनली इफ लगा सकते हैं कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट है, बट अगर वो ऑक्सीलेटरी है तो जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस बाउंडेड है। तो इसका जो कन्वर्जेंस है इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो हम यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस ले लेते हैं जो कि कैसी है, हमारी कन्वर्जेंट, हमारी बाउंडेड नहीं है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं -n टू द पावर n, ठीक है, माइनस, या फिर आप ऐसे ले लीजिए -1 टू द पावर n इंटू में 1, -1 टू द पावर n और इंटू में n, ये आपकी एक सीक्वेंस बन गई। जब आप इसको ओपन करेंगे तो n1 पे आपको क्या देगा, -1 देगा, n2 पे आपको क्या देगा, +2 देगा, n3 पे आपको -3 देगा, n4 पे आपको क्या देगा, +4 देगा, n5 पे -5 देगा, n6 पे +6 देगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस ओपन होगी। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो जब जब आपका n कैसा है, ऑड नंबर है, तब तब आपको क्या मिल रहा है, -1, -3, -5, -7, मतलब ऑड का नेगेटिव पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। जितने भी ऑड नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स, उन सब का नेगेटिव मिल रहा है। और जब जब आपका n इवन नंबर है तो आपको इवन नंबर्स मिल रहे हैं, 2, 4, 6, और वो भी कैसे, पॉजिटिव वाले मिल रहे हैं। तो जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, n1 पे क्या दे देगा, ये n1 पे क्या देगा, -1, n2 पे क्या देगा, +2, n3 पे क्या देगा, -3, ठीक है, n4 पे क्या देगा, +4। तो इस तरीके से जा रहा है। तो आप इसको देखिए, पहले ये दिया, फिर ये यहाँ गया, फिर ये इधर जा रहा है सीक्वेंस, फिर ये इधर जा रहा है सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आपका ऑक्सीलेट होते हुए जिगजैग पैटर्न में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ये ऑक्सीलेटरी है, और ये कब तक मूव करेगी, ये भी इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है, -इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक मूव कर रहा है, +इन्फिनिटी। तो आपने यहाँ पे देखा जो ये सीक्वेंस है वो ना ही कैसी है, कन्वर्जेंट है,
ना ही वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है। और ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस भी कैसी है, इनफाइनाइट ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, क्योंकि एन टेंडिंग टूवर्ड माइनस इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, ये भी माइनस इन्फिनिटी पे मूव कर रही है। और जब जब इवन नंबर वाला इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों साइड से मूव कर रही है। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड। तो हमने देखा एक ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस बट वो बाउंडेड नहीं है। तो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के केस में बाउंडेड होना कंपलसरी नहीं है, बट बाउंडेड अगर सीक्वेंस है और उसके पास मोर देन वन लिमिट पॉइंट है तो वो जो सीक्वेंस है वो क्या कहला जाएगी, आपकी ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहला जाएगी। तो यहाँ तक हमने देखा। अब डाइवर्जेंट की डेफिनेशन भी देखते हैं थोड़ी देर से, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो डाइवर्जेंट यहीं पे देख लेते हैं। डाइवर्जेंट, व्हेन अ सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, व्हेन ए एन पे जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मूव कराएं तो जो ए एन है वो कहाँ पे मूव करना चाहिए, ए एन मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और जो ए एन है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव करे। इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी भी सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है या लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम उस पर्टिकुलर केस में सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस के केस में ए एन माइनस एल का जो मॉड है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आता है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। किसी को भी आप ले लीजिए, जब भी आप इस एल से जो भी लिमिट पॉइंट आप डिसाइड करना चाह रहे हैं उससे जब भी आप इसको माइनस करेंगे तो हमेशा ये बढ़ाता जाएगा। जैसे कि सीक्वेंस आप ले लीजिए एन की। अब सीक्वेंस एन की आपने ले ली तो आपने यहाँ लिखा कि जो ए एन है, एन टर्म है वो एन है। तो जैसे ही आप इसको एन टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे ए एन का प्लस इन्फिनिटी पे मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज जो आपकी गिवन सीक्वेंस थी एन की, दिस एम्प्लाइज द सीक्वेंस ऑफ एन इज डाइवर्जेंट। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे जरूर याद रखिएगा कि जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है उसमें यहाँ और का केस है। ठीक है, ए एन या तो इन्फिनिटी पे जाएगा या तो माइनस इन्फिनिटी, दोनों एक साथ नहीं जाएगा कि ए एन माइनस इन्फिनिटी पे भी चला गया प्लस इन्फिनिटी पे चला गया। ऐसे केस में हम उस सीक्वेंस को ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या तो वो माइनस इन्फिनिटी जाएगा या प्लस इन्फिनिटी। तो देख रहे हैं हम ये सिर्फ और सिर्फ प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट है। अगर आप ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे तो 1 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 पे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 पे क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 पे क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन आपको बनती हुई दिख रही है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कैसा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैसा है आपका, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक मूव करेगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, आपकी डाइवर्जेंट है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जिसमें हमने देखा डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स भी हैं हमारे पास। कन्वर्जेंट के देख लेते हैं, डाइवर्जेंट के तो जितना टाइम होगा उसके हिसाब से कवर कर लेते हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस, और हमने एक ये चीज़ भी देखी थी, अगर किसी को लिमिट पॉइंट बनना है, एक पॉइंट हमने लिमिट पॉइंट का ये भी देखा था कि अगर किसी को लिमिट पॉइंट बनना है तो उसके नेबरहुड में एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, मतलब उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के कैसे होने चाहिए, इन्फिनाइट पॉइंट कंटेन होने चाहिए। द नेबरहुड, ये क्या है, इज अ नेबरहुड ऑफ एल। तो ये जो नेबरहुड ऑफ एल है मस्ट contain infinite member of the sequence, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर कोई पॉइंट का नेबरहुड इन्फिनाइट मेंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस को कंटेन करता है अपने अंदर, तो इसका मतलब है ये जिसका भी नेबरहुड है, जैसे हम यहाँ पे नेबरहुड ऑफ एल ले रहे हैं तो एल क्या कहला जाएगा, यहाँ पे लिमिट पॉइंट कहला जाएगा। और अगर ये लिमिट पॉइंट है, और मोर स्पेसिफिक अगर ये लिमिट पॉइंट कहला रहा है तो
इस पर्टिकुलर केस में लिमिट पॉइंट यूनिक होने के केस में आप क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से कन्वर्जेंट सीक्वेंस को भी देख सकते हैं। अगर एक ही नेबरहुड ऐसा मिल रहा है, एक ही पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिसकी नेबरहुड में इन्फिनाइट मेंबर्स कंटेन हो रहे हैं, तो आप क्या बोल देंगे, ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है। अब ये जो एक ही मेंबर कंटेन हो रहे हैं, ऐसा चेक करने के लिए एक आपके पास ये यहाँ पे एक रिजल्ट आप और भी लिख सकते हैं। जो ये यूनिकनेस आपने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, ये यूनिकनेस एक तरीके से और डिफाइन हो जाती है, if only infinite members of a sequence contain in a neighborhood of कोई भी एक particular number, let's say L, and leaves out only finite member of the sequence imply जो L है वो क्या हो रहा है, उसका नेबरहुड इन्फिनाइट मेंबर को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब है L लिमिट पॉइंट बन गया। बट जैसे ही आपने बोला वो सिर्फ फाइनाइट मेंबर को अपने बाहर छोड़ रहा है, इसका मतलब है L कैसा है, आपका यूनिक लिमिट पॉइंट है। ठीक है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, और जैसे ही यूनिक लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो हमने इससे पहले जहाँ लिमिट पॉइंट पढ़ा था वहाँ पे हमने देखा था कि अगर जो नेबरहुड ऑफ L है, मतलब जिसको आप लिमिट पॉइंट बोलना चाहते हैं, उसका जो नेबरहुड है वो इन्फिनाइट मेंबर को कंटेन करता है, तो वो इन्फिनाइट मेंबर्स को बाहर भी छोड़ सकता है। जरूरी नहीं है सारे के सारे मेंबर्स इस नेबरहुड के अंदर आ जाए, इन्फिनाइट मेंबर बाहर भी छूट सकते हैं और इन्फिनाइट मेंबर अंदर भी आ सकते हैं, मतलब दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। बट अगर आपको बोलना है कि ये जो लिमिट पॉइंट है, लिमिट तो बन गया यहाँ पे, बट अगर ये जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक है, तो आपको ये भी बताना होगा, ये भी दिखाना होगा कंपल्सरली कि जो बाहर नंबर छूट रहे हैं इस इन्फिनाइट नंबर्स जो नेबरहुड के अंदर कंटेन हो रहे हैं, उसके बाद वो जो बाहर जो मेंबर छूट रहे हैं वो फाइनाइट ही होने चाहिए। क्योंकि अगर आप फाइनाइट मेंबर बाहर छोड़ते हैं तो आप एक दूसरा नंबर के लिए नेबरहुड नहीं बना पाएंगे जो इन्फिनाइट मेंबर्स को कंटेन करेगा। इसका मतलब उसके पास और कोई दूसरी लिमिट पॉइंट नहीं आएगी, इस बात की श्योरिटी हमको मिल जाती है। तो इसका मतलब है लिमिट पॉइंट यूनिक है, एंड उस केस में हम आपकी जो सीक्वेंस है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव आपकी सीक्वेंस है आपकी an ऑफ नॉन नेगेटिव मेंबर्स, मतलब अब आपकी जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो इंक्लूडिंग पॉजिटिव। तो अगर आपकी सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है और अगर आप उसकी जो लिमिट निकालना चाह रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आप an निकालना चाह रहे हैं और वो कोई पॉजिटिव नंबर आ गई, तो वो कंपल्सरली, दिस एम्प्लाइज कंपल्सरली जो लिमिट आई है वो पॉजिटिव होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी। जैसे कि अगर आप 1/n की लिमिट ले लेते हैं, अगर आपकी सीक्वेंस कैसी है, 1/n की सीक्वेंस है, अगर आप इसकी लिमिट ले लेते हैं तो इसके अंदर जो नंबर्स आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं या तो पॉजिटिव ही आते हैं, जीरो भी नहीं आते हैं ना, तो पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने जो इसकी जो लिमिट है वो क्या आती है, 0 आती है। तो हमने देखा वो इक्वल टू 0 वाला केस को होल्ड कर रही है। अगर आपने 1/n प्लस में 1 अगर आपकी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस बन सकती है। तो अगर ये सीक्वेंस है तो यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। तो जब हम इसकी 1/n प्लस n का जब हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे n टेंडिंग टुवर्ड 0 इन्फिनिटी, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये वाला भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही आपको इस केस को होल्ड कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, कभी भी अगर नॉन नेगेटिव टर्म का सीक्वेंस है तो उसके पास नेगेटिव लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव या 0 लिमिट पॉइंट ही होंगे।
अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी लिमिट भी उस बाउंडेड पॉइंट से लेसर देन होगी। तो अगर इफ हम कह रहे हैं, ये सब रिजल्ट हैं, ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, जब हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तो हम एक लेक्चर पूरा क्वेश्चन में ही करेंगे। तो अगर आप कहना चाहते हैं जो ये सीक्वेंस है इज बाउंडेड, अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है, दिस एम्प्लाइज जो an है वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू m होगा। और ये सीक्वेंस है किसकी, ऑफ रियल नंबर की है। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और ये हमारा कैसा आ रहा है, हमेशा m से छोटा आ रहा है। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज, अगर आप इसकी लिमिट निकालते हैं और आप इसकी लिमिट निकाल पा रहे हैं और कुछ लिमिट अगर आ जाती है तो वो जो लिमिट l आ रही है वो l लिमिट भी लेस देन इक्वल टू m होगी। जैसे कि आपने देखा था 1/n की जो सीक्वेंस थी, ठीक है, उसकी जब आपने an की जब लिमिट निकाली थी n टेंडिंग्स टूवर्ड्स इंफिनिटी पे, तो वो 0 आई थी। और हमने ये भी देखा था ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, लेस देन इक्वल टू में 1 है और कैसी है, ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा था लेस देन इक्वल टू में 1, मतलब यहाँ ये कैपिटल M हो गया। तो जो लिमिट पॉइंट है वो हमारा लेस देन इक्वल टू में 1 आता हुआ आपको दिख रहा था, मतलब L इज लेस देन इक्वल टू में M आता हुआ आपको दिख रहा था। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि देखो जितने भी नंबर्स हैं, an क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो हमेशा ही कैसे हैं, M से छोटे हैं। तो वो m से छोटे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो m तक जा पाएंगे, m से आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि सभी नंबर छोटे हैं ना, सभी नंबर m से छोटे, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो m से बड़ा आ जा रहा है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो लिमिट पॉइंट है वो उस m से या उस बाउंड्री से आगे आ जाए। बाउंड्री के ऊपर आ सकता है या फिर बाउंड्री से छोटा आ सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में छोटा आता हुआ हमने देखा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर देन तो यहाँ पे ये एंड अप हो जाता है हमारे कुछ रिजल्ट्स। अब हमें कुछ थ्योरम देख लेते हैं जिनका हम कंप्लीट प्रूफ नहीं करेंगे, तो थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो कुछ 2-3 थ्योरम है, डाइवर्जेंट है, देन ऑक्सीलेटरी है, इनसे रिलेटेड भी कुछ रिजल्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ हर रिजल्ट को समझाया है ताकि आप यहीं की यहीं एक सेट ऑफ एग्जाम्पल जनरेट करते जाएं और फिर लास्ट में इकट्ठा जब क्वेश्चन में आएगा तो हमको हेल्प करेगा ही। बट आप जो भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम्पल और प्लस उसमें जितने भी केस बाइफरकेट हो सकते हैं वो सारे क्लासिफाइड केस के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए। होप आपको ये सारा लेक्चर बेनिफिशियल लगा होगा, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।